अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब भी पुरुमीद लेकिन पाकिस्तान से ठोस इक़दामात के मुंतज़िर, और पाकिस्तान में इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातें वोटरों में क्यों मकबूल हो रही हैं। आज के शो में हम और किन मौज़ूआत पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सूबा बलूचिस्तान में लाखों खवातीन वोट के हक से महरूम क्यों? इंसानी खुसूसियात की हामिल जदीद तरीन रोबोट सोफिया से मुलाकात, और 7 साल के बच्चे की जिंदगी कैनवस पर। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का कहना है कि अमन मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाली तालिबान क़यादत की डोर किसी और के हाथ में है। सदर अशरफ गनी वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक इदारे रेडियो आज़ादी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में बहरहाल अमन मुज़ाकरात के इम्कान के बारे में पुरुमीद ही नजर आए। की बा नुमाइंदगी तालिबान सोबत मिकुने इम्रूज एक सवाल। पहली बात, इन तालिबान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? इस वक्त अफगान हुकूमत और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान से सुलह की मुखालिफ है। तालिबान के मद्दे मुकाबिल अफगान अवाम और अफगान और इस्लामी दुनिया के उलमा हैं। वो दिन गए जब उलमा लाताल्लुक थे। अगर तालिबान अब भी ये कहें कि इनके पास लड़ने के लिए मजहबी जवाज है तो गलती कर रहे हैं। फिर जंग बंदी ने ये साबित कर दिया कि वो भी अमन चाहते हैं। बातचीत के लिए तालिबान की सारी शराइत तो पूरी कर चुके हैं। इस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात की सूरत हाल की मिसाल ऐसी है जैसे किसी लड़की का हाथ मांगा जा रहा हो, लेकिन वो बार बार इनकार करती है, लेकिन आखिरकार मान लेती है। तालिबान भी आखिर मान ही जाएंगे। और अफगान अमन मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तान का कहना यह है कि वो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद देने पर तैयार है। ताहम सदर गनी ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो पाकिस्तान की जानिब से अब भी ठोस इक़दामात के मुंतज़िर हैं। वादा अमल के बिना कुछ भी नहीं। पिछले 25 साल से हमारे ताल्लुकात तालिबान के गिर्द घूम रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि आया कि हमारे मफाद में है। आज आप देखते हैं कि नेटो अफगानिस्तान पर एक बैनुल-अक़वामी इत्तेफाक राय कराने में कामयाब हो गई है। क्या पाकिस्तान के बारे में ऐसा कोई इत्तेफाक राय आपको दिखाई देता है? ये उनके अपने कौमी मफाद में है कि वो अपनी पॉलिसीज का असर नौ जायजा लें। अमन मंसूबे और जंग बंदी से साबित हो चुका है कि हम देर पा अमन का कयाम चाहते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि तालिबान खुद मुख्तार ताकत हैं जिसे अपने फैसले खुद से करने चाहिए। पाकिस्तान की आला क़यादत कह चुकी है कि तालिबान पर पाकिस्तान का माजी जैसा असर रसूख नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यह बयान वापस ले लिया है कि रूस के पास 2016 के अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की कोई वजह नहीं थी। रूसी सदर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान देने पर सदर को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। सदर ने अब कहा है कि दरअसल वो कहना चाहते थे कि कोई वजह नहीं कि रूस ने इंतखाबात में मुदाखलत ना की हो। The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. सदर की इस वजाहत को भी बहरहाल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात जाहिर करती हैं कि रूस ने अमरीकी इंतखाबी अमल को मुतासर करने के लिए इक़दामात उठाए थे। तवक्को की जा रही थी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फिनलैंड में मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप उन्हें इस मामले में सख्ती से जवाबदेह ठहराएंगे। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस अपने रिपब्लिकन साथियों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात जारी रखने में उनका साथ दें, लेकिन रिपब्लिकन सियासतदानों के लिए उन्हें मुतमईन करना मुश्किल है क्योंकि इस वक्त सदर ट्रंप रिपब्लिकन वोटरों में इंतहाई मकबूल हैं और इन वोटर्स को रिपब्लिकन सियासतदान नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले नाराज नहीं करना चाहते। अलबत्ता सदर की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान उन यूरोपीय इत्तेहादियों को मुतमईन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जो सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात से परेशान हैं। और इसी बारे में हम मजीद मालूमात के लिए चलेंगे साकिबुल इस्लाम के पास जो इस वक्त कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। साकिब, क्या पैगाम दे रहे हैं अमरीकी अरकान कांग्रेस उन यूरोपीय हुकूमतों को जो इस वक्त सदर ट्रंप के बयानात से परेशान हैं? जी सारा, सदर ट्रंप के दौरा यूरोप के बाद सदर की जमात रिपब्लिकन के अरकान कांग्रेस जहां अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों की कदर करता है, वहीं वाशिंगटन में माहिरीन को खदशा है कि सदर के यूरोपीय ममालिक के साथ रवैये की वजह से जो नुकसान है वो नाकाबिले तलाफ़ी है और जिसके बाइस अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान जो इत्तेहाद है नेटो,
جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا اس پر بھی سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں مزید اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ کے یورپ کے دورے کی منفی بازگشت کے درمیان منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک لکھے ہوئے بیان کو پڑھتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان کی نیٹو رہنماؤں کے ساتھ بہترین بات چیت ہوئی۔ پریس نے اس کو بہت غلط طریقے سے کور کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی بے عزتی کی۔ اگر لوگوں کو ان کے واجب الادا پیسے دینے کے لیے کہنا بے عزتی ہے تو شاید میں نے یہ کیا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی صدر پوٹن سے ملاقات اور بھی بہتر تھی، جس میں ان کے مطابق اس خبر کو صحیح رپورٹ نہیں کیا گیا اور جعلی خبریں پھیلانے والے پاگل ہو رہے ہیں۔ یورپ کے دورے میں ایک انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا۔ جو کچھ یورپین یونین ہمارے ساتھ تجارت میں کر رہی ہے تو ایک دشمن تو وہ ہیں۔ لیکن امریکہ کے اتحادیوں کے امریکہ پر بگڑتے اعتبار کو بحال کرنے کی ذمہ داری واشنگٹن میں صدر کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ میکونل اور دوسرے رہنماؤں کو ادا کرنی پڑی۔ اپنے طور پر میں یورپین دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نیٹو معاہدے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اہم ترین فوجی اتحاد ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یورپین یونین کے ملک ہمارے دوست ہیں اور روسی ہمارے دوست نہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں امریکی اتحادی صدر ٹرمپ کے نیٹو اور صدر پوٹن کے متعلق اس سے بالکل مختلف بیانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کی طرف سے سلامتی کی ضمانت ماضی کے مقابلے میں اب اتنی طاقتور نہیں، اور یہ آج جو کچھ ہوا نہ صرف اس کی وجہ سے بلکہ نیٹو سمٹ اور یورپی یونین کے سمٹ کی وجہ سے بھی ہے، جہاں صدر ٹرمپ نے 9/11 اور دیگر مشکلات میں 70 سال سے امریکہ کا ساتھ دینے والے اتحادیوں پر تنقید کی۔ لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے باوجود امریکہ کی نیٹو کے لیے حمایت اور مدد میں کمی نہیں آئی، اور امریکہ مشرقی یورپ کے ان ملکوں کے لیے دفاعی امداد بڑھا رہا ہے جنہیں روس سے خطرہ ہے۔ دوسری طرف امریکی اتحادی اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ نیٹو کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لیتا ہے کہ نہیں، جس سے یہ واضح ہوگا کہ کیا واقعی ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے کہ نہیں۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیٹو کی جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں ان میں روس کی قیادت اکثر امریکی افواج ہی کرتی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر امریکہ ان جنگی مشقوں میں حصہ نہیں لیتا تو نیٹو کا جو اتحاد ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے آنے والے وقت میں۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ ثاقب، تھینک یو فار یور رپورٹنگ۔ اور پاکستان کے عام انتخابات میں اس مرتبہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے انتخابی میدان میں ہیں۔ عسکریت پسند جڑیں رکھنے والی ان جماعتوں کے قومی دھارے کا حصہ بننے سے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ صوبہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ڈھوک مریدہ ہے۔ گزشتہ 3 اشروں سے یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے، مگر جنوری میں ضمنی انتخاب میں گاؤں کے لوگوں نے شعلہ بیان مولانا خادم حسین رضوی کی قدرے نئی سیاسی جماعت تحریک لبیک پارٹی یا TLP کو ووٹ دیے۔ غریب جو ہیں وہ کھانے کو ترس رہے ہیں، تو انہوں نے 92 ارب 20 ارب جمع کرا کر باہر ملک میں بھیج دیے ہیں۔ فرق تو یہ پڑے گا نا کہ اسلام ہوگا تو وہ برابری پر آئے گا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے ایک جیسا ہوگا۔ کچھ ایسی جماعتیں جن کے کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں الیکشن کمیشن نے ان کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کر دی تھی، اب دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا چکی ہیں، جیسے ملی مسلم لیگ۔ اللہ اکبر تحریک، ملی مسلم لیگ، اب یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جو ہمارا سیاسی حق بھی ہے اور ہمیں لینا بھی چاہیے۔ یہ جماعتیں ان رہنماؤں اور تنظیموں کو بھی پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں جنہیں عسکریت پسند نظریات کا پرچار کرنے کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا ہے یا وہ کل عدم قرار دی جا چکی ہیں۔ حال ہی میں کل عدم تنظیموں لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے رہنما حافظ سعید نے اللہ اکبر تحریک کے زیر اہتمام ایک جلسے سے خطاب کیا۔ ان کا بیٹا اور داماد اس جماعت کے انتخابی امیدوار ہیں۔
तज्जिया कारों को तशवीश है कि इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातें पाकिस्तान को मजीद इंतहा पसंदी की जानिब धकेल सकती हैं। उनका कहना है कि तहरीक लब्बैक जैसी जमात कानून नाफिज करने वालों के लिए एक चैलेंज बन सकती है। इसके अंदर एक बड़ा ख़तरा पोशीदा है, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज छोटे टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तहरीक बन गई है जो कहीं भी छोटे से बात के ऊपर वायलेंस इंसाइट कर सकती है। उसके लिए रियासत में अभी तक हमने देखा है कि रियासत इस किस्म का जो चैलेंज है उसे कभी भी बेहतर तौर पे नबरदाज़मान नहीं हुई है। वो उनसे मुज़ाकरात करती है और उसको अपीज़मेंट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करती है। अगर किसी को नहीं पढ़ना तो वो पढ़े। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर बड़ी पार्टीज को फिक्र है कि TLP और अल्लाह अकबर तहरीक जैसी उभरती हुई जमातें उनका वोट बैंक तोड़ सकती हैं, जिससे इंतखाबात के नताइज पर भी गहरा असर पड़ सकता है। आयशा तंजीम के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। यह काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि कुछ अहम हलकों में बड़ी सियासी जमातें और अस्करियत पसंद जड़े रखने वाली ये नई सियासी पार्टियां हाथ भी मिला रही हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हल्का NA 238 से, जो कि कराची के इलाके में आता है, कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक राह हक पार्टी के उम्मीदवार मौलाना औरंगजेब फारूकी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमायत की है, जबकि यही राह हक पार्टी सिंध असम्बली की कुछ नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान भी कर चुकी है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में लाखों खवातीन इंतखाबात में इस मरतबा वोट का हक इस्तेमाल करने से महरूम रह जाएंगी, जिसे सियासी मुबस्सिरीन सूबे में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नेक शगुन नहीं समझते। इस मसले की वजह क्या है, जानते हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। गुलनिसा कई बार कोशिशों के बावजूद इंतखाबी फहरिस्तों में अपना वोट दर्ज कराने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी बुनियादी वजह इनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड का ना होना है। मेरे कौमी शनाख्ती कार्ड का मसला है। मुझे मालूम है कि मेरे एक वोट ना देने की वजह से हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। 25 तारीख को इंतखाबात वाले दिन सब वोट डालने निकलेंगे, मगर मैं अपने हक राय दही से महरूम रह जाऊंगी। गुलनिसा की तरह बलूचिस्तान में लाखों खवातीन आइंदा आम इंतखाबात में कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड ना होने से अपने हक राय दही से महरूम रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में ऐसी खवातीन की तादाद 6 लाख से ज़ायद है। सियासी जमातों को भी खवातीन की इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज ना होने का एहसास है, लेकिन कोशिशों के बावजूद वो इन तमाम खवातीन को वोट का हक नहीं दिला सके। नादरा मोबाइल टीम के साथ मैंने काफ़ी वर्किंग की, अपना एक बेसलाइन सर्वे भी मैंने यहाँ के वर्कर्स के थ्रू किया कि सबसे जो ज़्यादा इशू है वो औरतों का शिनाख्ती कार्ड ना होना। 52% में अगर 20% के पास शिनाख्ती कार्ड और 30% के पास नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। बिल्कुल तज्जियाकार बड़ी तादाद में खवातीन के पास कंप्यूटराइज्ड शिनाख्ती कार्ड ना होने की एक बड़ी वजह बलूचिस्तान की मुंतशिर आबादी को करार देते हैं। ये इसलिए कि शायद दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे नादरा की वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं। इसके लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि नादरा को अभी काफ़ी दिन है इलेक्शन में, तो उनको जाके उनके वोट बनाने चाहिए, बना देना चाहिए, ताकि जो है वो अपना वोट का इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक न सिर्फ बलूचिस्तान में लाखों खवातीन अपने हक की राय दही से महरूम हैं, बल्कि मजमूई तौर पर मुल्क भर में ऐसी खवातीन की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है। सियासी मुबस्सिरीन इतनी बड़ी तादाद में खवातीन की हक की राय दही से महरूमी को जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह समझते हैं। सियासी जमातों का मुतालबा है कि हुकूमत खवातीन के कौमी शनाख्ती कार्ड के उसूल में रुकावटों को दूर करे। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा। दुनिया भर में इंतखाबात में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ट्विटर रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों जाली और मुश्तबा अकाउंट्स बंद कर रहा है। ट्विटर इंतजामिया ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि उसने सिर्फ मई और जून के दौरान 7 करोड़ मुश्तबा अकाउंट्स बंद किए। ट्विटर की इंतजामिया ने इन आदाद शुमार पर कोई तबसरा करने से इनकार किया है, लेकिन उनका मौक़िफ़ रहा है कि प्लेटफॉर्म को साफ करना उनकी तरजीह है। और अमेरिका की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियों के इतलाक़ को ईरान ने आलमी अदालत में चैलेंज कर दिया है। ये पाबंदियाँ 2015 के बैनुल-अक़वामी ईरान जौहरी मुआहदे से अमेरिका की अलहदगी के बाद नाफिज की गई हैं। ईरान का मुतालबा है कि अदालत अमेरिका को पाबंदियाँ वापस लेने का हुक्म दे, लेकिन अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा है कि इस मुकदमे का कोई जवाज़ नहीं। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरों की झलकियाँ देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में।
शामी हुकूमत के हामी रूस और बागियों की पुष्पनाही करने वाले तुर्की के माबैन एक मुआहदे के बाद बागियों के जेर मुहासरा शाम के 2 कस्बों से हजारों रहायशियों के इनखला का मुआहदा तय पा गया है। जवाब में शामी हुकूमत सैकड़ों अफराद को कैद से रिहा करेगी। शुमाली कैलिफोर्निया में वसी रकबे पर लगी आग में एक शख्स हलाक हो गया और इससे तकरीबन 50 किलोमीटर का इलाका मुतासिर है। हुकाम का कहना है कि सियरा नेवाडा के जंगल में जुमे से लगी आग से योसेमाइट नेशनल पार्क को खतरा लाहक हो गया है, जो बड़े बड़े और कदीम दरख्तों के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाने वाले अमले का कहना है कि 1500 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब के कई इलाकों से रहायशियों को इलाका खाली करने को कहा गया है और सयाहों से कहा गया है कि वो पार्क का दौरा मंसूख कर दें। गुज़श्ता 2 अशरों में पहली मरतबा एक मुसाफिर बरदार परवाज इथोपिया से एरिट्रिया पहुंची। दोनों मुमालिक के दरमियान अमन का अमल शुरू होने के बाद बुध के रोज इथोपियन एयरलाइंस की परवाज दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से अस्मारा के लिए रवाना हुई। एरिट्रिया एक ज़माने में इथोपिया का सूबा था, मगर 1993 में अलहदगी के बाद सरहदों के तायन पर दोनों के दरमियान तवील लड़ाई जारी रही, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए। खबर अगर अहम है और सच्ची तो आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यही नहीं, इस वेबसाइट पर आपके लिए बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती फीचर्स और दिलचस्प वीडियोस भी मौजूद हैं। टेक सेगमेंट में आज मिलते हैं सोफिया से, दुनिया भर में इंसानी शक्ल और खुसूसियात की हामिल सबसे जदीद रोबोट। सोफिया मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाली एक बहुत ही मशहूर रोबोट है। ये किसी भी मुल्क की मकामी रिवायात और सकाफत के मुताबिक कैसे ढल जाती है, इसका एक दिलचस्प मुजाहरा देखने चलते हैं इथियोपिया। इथियोपिया के रवायती लिबास में हंसती, मुस्कुराती और तस्वीरें बनाती रोबोट सोफिया दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में होने वाली इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल एक्सपो में आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। रोबोट सोफिया को एक बरतानवी अदाकारा की शक्ल सूरत पर डिजाइन किया गया था, लेकिन उनका एक अपना किरदार भी है। सोफिया का अपना किरदार है, इसीलिए हम एक ऐसा किरदार बना रहे हैं जिसमें इथोपियन रंग और सोच हो। सोफिया बुनियादी तौर पर अंग्रेजी जुबान बोलती थी, लेकिन फिर इसमें इथियोपिया की कौमी जुबान अम्हारिक बोलने का प्रोग्राम भी शामिल किया गया। पहले मरहले में हम लिखे हुए अल्फाज से बोलने तक और बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उससे बात करते हैं तो वो सुनकर पहले से मौजूद जवाबात में से एक जवाब देती है। कुछ माहिरीन का इस रोबोट में इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मिला जुला रद्द अमल था, लेकिन जब उन्होंने दुनिया की इस सबसे तरक्की याफ्ता इंसानी शक्ल की रोबोट को सुना तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं उसकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डरी हुई थी, लेकिन जब उसने बातें करना शुरू की, वो कह रही थी कि वो इंसानियत की मदद करना चाहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज़ है, तो वो तकरीर बहुत अच्छी थी। सोफिया को 3 साल पहले तैयार किया गया था और पिछले साल वो खबरों में नुमाया हुई, क्योंकि वो ऐसी पहली रोबोट है जिन्हें सरकारी तौर पर सऊदी अरब की शहरियत दी गई है, और उनकी शोहरत को देखकर लगता है कि अब उन्हें इथियोपियन शहरियत भी मिल जाएगी। ऐसी होती है, इसका इन्हिसार इस पर है कि बच्चे ने दुनिया में कहाँ आंख खोली, और इस हकीकत को अमरीकी आर्टिस्ट फिल हैंसन ने 24 फुट लंबे और 12.5 फुट चौड़े कैनवस पर पेश किया है। इस फनपारे का ख्याल उन्हें शाम में जंग से मुतासर होने वाली 7 साला बच्ची बाना की तस्वीर देखकर आया। मजीद बता रहे हैं शहजाद खोखर। इस प्रोजेक्ट का नाम है When I Was 7, यानी जब मैं 7 साल का था। इसका आगाज तब हुआ जब मेरा सामना बाना से हुआ। इसकी कहानी और अलेप्पो में शाम की जंग की दास्तान सुनकर जब मैंने खुद को इसकी जगह रख कर देखना चाहा, तो मैं किसी भी तरह से इसमें कामयाब ना हो सका। मैं न सिर्फ जंग को समझने का रास्ता ढूंढना चाहता था, बल्कि ये भी जानना चाहता था कि 7 साल की उम्र में आपकी जिंदगी दूसरों से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपका ताल्लुक दुनिया के किस हिस्से से है।
لہٰذا میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جب وہ 7 سال کے تھے تو ان کی زندگی کیسی تھی. پھر ان تمام کہانیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ تصویر بنائی ہے. میں اس تصویر پر پورا سال کام کرتا رہا. جیسے جیسے میں لوگوں کی کہانیاں سنتا رہا یہ تصویر بنتی رہی. میں بانا سے کبھی ملا تو نہیں، لیکن اس پروجیکٹ کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اتنے فاصلے کے باوجود آپ کسی کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اس آرٹ ورک کے ذریعے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم صرف خود پر دھیان نہ دیں بلکہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسرے لوگوں کے نظریے سے زندگی کو دیکھیں کہ ان کا تجربہ کیا ہے. شام میں اگر کوئی بھی اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے تو میں ایک امریکی آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی مشکلات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ جان جائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے. مجھے امید ہے کہ اس طرح ان کے مسائل کے حل کا کوئی راستہ بھی نکلے گا. حقیقت پر مبنی آرٹ کا ایک بہت ہی دلچسپ نمونہ. ہمارا آج کا شو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. فیڈ بیک کے لیے آپ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.